नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोबारा से आपके हिस्ट्री के लेक्चर्स के अंदर। अपन ने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर मगध एम्पायर के बारे में स्टडी करा था। मगध एम्पायर का डिक्लाइन अपन ने देख लिया था और अपन सातवाहन डायनेस्टी के बारे में भी स्टडी कर चुके थे। तो आज के लेक्चर को सातवाहन डायनेस्टी के रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या अपन ने पढ़ लिया था। सातवाहन जो डायनेस्टी है उसका जो फाउंडर है उसका नाम एक तो आपको याद रखना है, दैट इज सिमुका। ठीक है, तो एक तो ये नाम आपको याद रखना है, हु फाउंडेड सातवाहन्स। तो एस से सातवाहन है, एस से सिमुका, एक तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा इनके यहाँ जो सबसे पावरफुल किंग हुआ है उसका नाम है गौतमीपुत्र सताकर्णी। तो आपसे डायरेक्टली कोई एग्जाम में सिर्फ ये पूछ सकता है कि गौतमीपुत्र सताकर्णी कौन से वंश से था, तो सातवाहन डायनेस्टी का था गौतमीपुत्र सताकर्णी। ठीक है, इसका टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है, 106 से 130 एडी के आसपास का इसका टाइम पीरियड रहा है। Why he is so much important in सातवाहन डायनेस्टी? Because he defeated many contemporary rulers। कौन से थे वो? जैसे वेस्ट में साकास थे, यवंस थे एंड पार्थियंस थे। साकास, यवंस एंड पार्थियंस जो कि वेस्टर्न इंडिया के को रूल करते थे, उनको गौतमीपुत्र सताकर्णी ने डिफीट करा था। ठीक है, तो ये सातवाहन डायनेस्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जब अपन ने पिछली लेक्चर्स के अंदर पढ़ा भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब अपन अपना शुरू करते हैं संगम एज को। जब भी हम संगम एज के बारे में चर्चा करेंगे इसका मतलब है हम किसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए ड्राइंग थोड़ी ऐसी ही है, बस आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मगध एम्पायर यहां हुआ करता था। ठीक है, अब ये मगध एम्पायर का डिक्लाइन होने लग गया। जब डिक्लाइन होने लग गया, मगध वैसे तो पूरा यहां से लेके यहां तक होता था, लेकिन जब डिक्लाइन होने लग गया तो ये इंडिपेंडेंट साम्राज्य स्थापित होगा और मगध बहुत लिमिटेड रहेगा यहाँ तक। कंटेम्प्रेरी एक जो एम्पायर स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था सातवाहनास का। जिसका राजा कौन बनता है? गौतमीपुत्र सताकर्णी। गौतमी उसकी माता का नाम है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गौतमीपुत्र सताकर्णी। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रूल कभी कभार रहता था, जैसे कभी यहाँ पे साकाज आ जाते थे, यहाँ पे कभी यहाँ से यवन आ जाते थे, यहाँ पार्थियंस भी हुआ करते थे, डिफरेंट काइंड ऑफ द ट्राइब्स। इनसे ये गौतमीपुत्र सताकर्णी युद्ध करता है और इनको हरा देता है एंड दैट्स व्हाई ही इज इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। ये बात समझ में हो गई। अब ये अपन ने पढ़ लिया था यहाँ का जो इतिहास है, इसके नीचे का इतिहास, जहाँ पे वर्तमान में क्या है, यहाँ पे अपना तमिलनाडु आ जाता है, यहाँ कर्नाटक आ जाता है, यहाँ केरल आ जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का पार्ट आ जाता है। ये जो एरिया है इसका इतिहास कहाँ से जानने को मिलता है अपने को? मेडाइवल, अपने को जो एंशिएंट टाइम का या थोड़ा बहुत मेडाइवल पीरियड का, उस लिटरेचर को अपन बोलते हैं संगम लिटरेचर। और इसी को बोलते थे संगम युग। ठीक है, अब इसको संगम युग क्यों बोला जाता है? पहले तो एक बार आप इसको नोट कर लो जल्दी से, जो मैंने आपको समझाया। बात चल रही है संगम एज की। संगम का मतलब क्या है? संगम का मतलब यानी मिलना। मिलना किसका मिलना? बहुत सारे दी देन जो पोएट्स हुआ करते थे साउथ इंडिया के, वो एक जगह पे मिले और उन्होंने अपनी रचनाओं का विकास करा। क्या क्या करा? उन्होंने बहुत सारे लिटरेचर्स को डेवलप करा, उन्होंने ग्रामर को डेवलप करा, उन्होंने एपिक्स बनाए वहाँ के, जैसे रामायण महाभारत आपके नॉर्थ इंडिया के एपिक्स हैं, ऐसे ही संगम युग के भी साउथ इंडिया के एपिक्स हैं, जैसे शिलापदिकरम। ठीक है, तो उन एपिक्स की रचना करी। उन एपिक्स को पढ़ के, उन लिटरेचर को पढ़ के ये पता चला कि उस समय किन किन लोगों का राज हुआ करता था, वहाँ के राजवंश क्या थे, और साथ में क्या पता चला वहाँ का सोशल कल्चरल स्ट्रक्चर उस समय क्या रहा होगा। एंड दैट्स वाई उस युग को पूरे को क्या बोलते हो आप? संगम लिटरेचर, संगम युग, संगम साहित्य और संगम युग। ठीक है, सो संगम का मतलब मैंने आपको बता दिया।
और बेसिकली कौन लोग मिले आपस में? तमिल पोएट्स मिले, है ना, एंशिएंट युग में, ठीक है। और इन जब तमिल पोएट्स क्यों मिले भाई, क्यों अपने आप आए भाई? आजीविका के लिए क्या करते थे? लिटरेचर लिखते थे तो उनको धन मिलता होगा। धन कौन देता था? उस समय के किंगडम्स जो थे, जैसे कि पांड्या किंगडम, ये इनको पेटरनाइज करा करते थे। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 3 किंगडम्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो 3 किंगडम्स अपन यहाँ पे पढ़ेंगे संगम लिटरेचर के अंदर। एक है चेरा, एक है चोला, एक है पांड्या। ये 3 किंगडम आप मुख्य रूप से पढ़ोगे। तो उसमें पेट्रनाइज किसने करा है, पैसा किसने दिया है संगम साहित्य के लिए? पांड्यास ने, ठीक है। तो एक ये चीज आपको याद रखनी है। अब ऐसा माना जाता है कि संगम जो हुई, यानी जो 3 मीटिंग हुई, वो 3 मीटिंग हुई है, ठीक है। हालांकि रिकॉर्ड्स लास्ट मीटिंग के ही मिलते हैं अधिकतर, मगर ऐसा माना जाता है कि 3 मीटिंग्स हुई हैं। कौन कौन सी मीटिंग हुई थी? फर्स्ट संगम जो था वो मदुरई में हुआ था, और किसने करवाया था? अगस्त्य मुनि का नाम सुना है आपने? आपके अध्यात्म में भी आपने सुना होगा। तो अगस्त्य मुनि उनसे एसोसिएटेड माने जाते हैं कि उन्होंने करवाया था। कहते हैं कि फर्स्ट संगम वॉज अटेंडेड बाय द डिटीज, देवी देवता आए थे आसमान से। कितना सच कितना असत्य कह नहीं सकते, पर ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट संगम मदुरई में हुआ था, अगस्त जी की लीडरशिप में हुआ था। सेकंड संगम जो है वो कपड़ापुरम में हुआ था। कैसे याद रखोगे? कपड़ा याद रहता है तो कपड़ापुरम याद रख लो ऐसे ही, ठीक है। तो कपड़ापुरम के अंदर में हुआ था, और उसको हेड किसने करा था? तोलकापियर ने, ठीक है। ये नाम याद रखना। थर्ड संगम फिर से फर्स्ट यहाँ पे हुआ था, थर्ड दोबारा से यहाँ मदुरई में हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 संगम हुए थे। संगम क्या है वो मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया। और ये जो पीरियड है, जो इतिहास देखने को मिलता है अपने को, 300 BC से 300 AD तक का मिलता है, यानी याद करना बहुत आसान है। देखो ये 300 BC चल रहा है, नंबर लाइन पे गए 0 आ गया, फिर नंबर लाइन के इधर गए 300 AD आ गया। बस 300 BC से लेके 300 AD तक का इतिहास है, साउथ इंडिया का संगम एज कहलाता है, ठीक है। एक बार नोट करो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब संगम लिटरेचर में देखने को क्या क्या मिलता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, पॉलिटी के बारे में पता चल जाता है, सोशियो कल्चरल स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाता है। कितनी तरीके की किताबें देखने को मिलती हैं वो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है आपसे, ठीक है। कि क्या इनमें से कोई संगम लिटरेचर का टाइप है, तो वो आपको पता होना चाहिए। देखो क्या क्या है। एक तो तोलकापियम तोलकापियम संगम साहित्य है। ए तू तो गई, भाई जो नॉर्थ इंडिया के उनको ये सब बोलने में थोड़ी मुश्किल रहेगी, तो इसलिए याद करने के लिए आप कैसे कर सकते हो? ए तू तो गई, ए तू तो गई, ठीक है। तो ई तू तो गई हो गया। फिर पट्टू पट्टू, पट्टू पट्टू याद रह जाएगा आपको, ठीक है। तो 4 तो याद हो गए, तोलकापियम, ए तू तो गई, पट्टू पट्टू। एक प्रकार क्या है, इसको मैंने ये एक ही है, अलग करके लिखा है ताकि आपको नाम याद हो सके, ठीक है। पथी नेन किलका नाक्कू, पथी नेन किलका नक्कू, ठीक है। और इसके अलावा 2 बहुत फेमस एपिक्स हैं संगम साहित्य के, उनमें से एक है शिलापतिकरम और एक है मणिमेगलई। ये दोनों तो याद होने ही चाहिए आपको। बेसिकली शिलापतिकरम एक नॉवल की तरह कहानी लिखी गई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि भाई कोवलन नाम का एक व्यक्ति है जो कि अपनी पत्नी को छोड़ के कहीं चला जाता है। फिर उसकी पत्नी ढूंढने के लिए मदुरई शहर में उसको आती है, राजा उसका अपमान करता है और वो आग लगा लेती है। और जब वो आग लगाती है तो पूरा शहर ही जल के भस्म हो जाता है उसके शाप से। तो इस तरीके की कहानी है शिलापतिकरम में। मणिमेगलई में ये है कि भाई इनकी जो बेटी होती है कोवलन की, उसके बारे में ये कहानी लिखी गई है आगे की, तो मणिमेगलई उसकी कहानी है। तो ये दोनों ये संगम लिटरेचर के एपिक्स हैं, ये आपके प्रकार हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब संगम साहित्य कंपोज कब करा गया, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे मैंने पूरा पीरियड ही बेसिकली आपको बता दिया कि 300 BC से लेकर के
300 AD तक का जो पीरियड है। अगर कुछ याद नहीं रहे तो ये जनरल है, इसके बीच के अंदर तो बनाया ही बनाया गया है आपका संगम साहित्य। और अंत क्या आता है इसका? 300 AD। शुरुआत कहाँ है? 300 BC से। ठीक है, इनको नोट करो, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, अर्लीस्ट लिटरेचर ऑफ संगम एज। तो आपको क्या लिखना है? आंसर क्या है? तोलका पीएम। तोलक पीएम, अर्लीस्ट लिटरेचर ऑफ द संगम एज। सबसे पहले जो लिखा गया था वो तोलका पीएम लिखा गया था। ठीक है, चलो अब पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में अपन पढ़ते हैं। संगम साहित्य से क्या क्या पता चलता है कि कौन कौन से राजघराने उस जमाने में साउथ इंडिया के अंदर हुआ करते थे। टाइम पीरियड आपको पता ही है, टाइम पीरियड मैंने बता दिया 300 BC से लेकर 300 AD तक का पीरियड है। तो देखो, वर्तमान में जहां पर आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु की सीमा लगती है, उसमें इस जगह पर चोल साम्राज्य हुआ करता था। तमिलनाडु का जो बिल्कुल सदर्न पार्ट है वहां पर, यहां पर पांड्या साम्राज्य हुआ करता था। और जिसको आज आप केरल बोला करते हो, ये पूरा की पूरा ये जो साम्राज्य है ये हुआ करता था चेरा। ठीक है, ये क्या हुआ करता था? चेरा। अब इनके अपने अलग अलग राष्ट्र के चिन्ह भी हुआ करते थे। जैसे अगर आप चोला की बात करोगे तो इनका साइन क्या हुआ करता था? इनका साइन हुआ करता था लॉयन। लॉयन भी नहीं, टाइगर कर लो। इनके झंडे पे टाइगर बना रहता था। ये सब अपने को कहां से सुनने को और देखने को मिलता है? कहीं देखा थोड़ी है, संगम साहित्य में लिखा हुआ है, वही आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पांड्या है तो इनका साइन क्या होता था? मछली। चेरा है तो इनका साइन क्या हुआ करता था? इनका साइन होता था धनुष बाण। ये बचपन में आप लोग धनुष बाण बनाते थे ना, बिल्कुल वैसे। तो इनका साइन ये धनुष बाण हुआ करता था। तो 3 चीज पता चल गई, इनकी कहाँ लोकेशंस थी, इनके साइन क्या हुआ करते थे, वो बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये डायनेस्टीज हैं, एक बार आप इनको नोट कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे चेरास के बारे में। चेरास यानी जो मॉडर्न डे केरला का स्थान है, वहां पे चेरास थे। धनुष बाण जिनका चिन्ह हुआ करता था, देरास कॉल्ड द चेरास। इनका जो फेमस रूलर हुआ करता था वो होता था सेंगुतवन। इसको लाल चेहरा या रेड चेहरा भी बोला करते थे। ऐसा माना जाता था, इसके बारे में ये लिखा गया है कि भाई इसने हिमालय तक भी जीत हासिल कर ली थी। एक तो चीज इसके बारे में याद रखनी है कि सेंगुतवन के बारे में लिखा गया है कि ही हैज गॉन अप टू द हिमालयास। दूसरा, ही हैज स्टार्टेड अ न्यू कल्ट कॉल्ड एज पत्नी कल्ट। एक नया धर्म शुरू करा था इसने जिसको कहते हैं पत्नी कल्ट, पत्नी धर्म। वो इसने शुरू करा था सेंगुतवन ने, रेड चेरा ने, जो कि सबसे फेमस राजा हुआ है। ठीक है, एक और चीज बताता हूं मैं आपको चेरास के बारे में कि इनका फाउंडर कौन है। तो उसका नाम है उतियान चेरालंटन। और इस चेरालटन के नाम से ही इसका जो ये जो वंश बना है, इसका नाम क्या हो गया? चेरा। ठीक है, सो सेंगुतवन इज नॉट द फाउंडर ऑफ द चेरा डायनेसिटी। चेरा डायनेसिटी का फाउंडर ये बंदा है, ये तो सबसे फेमस राजा हुआ है वहां। ठीक है, अब ये जो चेराज हुआ करते थे, इनके कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हुआ करते थे। एक सी पोर्ट होता था टोंडी, दूसरा सी पोर्ट होता था मुसिरिस। टोंडी एंड मुसिरिस ये चेराज हैं। तो यूं मान लो कि यहां पर एक सी पोर्ट है जिसका नाम है टोंडी, और यहां पर एक सी पोर्ट है जिसका नाम है मुसिरिस। ठीक है, तो ऐसे इनके फेमस सी पोर्ट्स भी हैं। तो ये बात हो गई चेरा की। याद रखने वाला आदमी जो है वो है सेंगुतवन। ठीक है,
अब बात करेंगे चोलास की, द माइटी चोलास, ठीक है। इनका जो फाउंडर, अच्छा चोलास की जब हम बात करते हैं तो चोलास इतिहास में दो तरीके से पढ़े जाते हैं। एक तो होता है एंशिएंट चोलास और एक है इंपीरियल चोलास। क्योंकि जो चोला किंगडम है वो एंशिएंट हिस्ट्री का भी कुछ पार्ट बना देता है। एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो रही होती है तो चोलास के बारे में पढ़ते हैं, और मेडाइवल हिस्ट्री जब स्टार्ट हो रही होती है तब भी चोलास के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो ये बीच में डायनासिटी एग्जिस्ट करती है। तो कभी कभार इनको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के साथ पढ़ लिया जाता है, कभी कभार मेडाइवल के साथ भी पढ़ लिया जाता है। तो चोलास का जो फाउंडर है उसका नाम है विजयाला। ध्यान रखना, इनका फाउंडर कौन है? विजयाला। इनके दो फेमस राजा होंगे, एक राजा राजा और एक राजेंद्र वन। इनके बारे में अपन आगे और पढ़ेंगे। राजा राजा और राजेंद्र वन चोला डायनेसिटी के हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और राजेंद्र वन जो है, इन दोनों, राजेंद्र वन और राजा राजा, इन दोनों ने क्या करा था, बहुत सारे युद्ध लड़े थे। युद्ध में क्या, क्योंकि ये लोग श्रीलंका और सुमात्रा के पास में एग्जिस्ट करते थे, तमिलनाडु में, इसलिए ये अपने नेवल एक्सपीडिशंस भेजते थे। कभी कोई श्रीलंका जीत लेता था, कभी कोई सुमात्रा जीत लेता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। राजेंद्र वन जो है उसने सुमात्रा में नेवल कैंपेन भेजा था, ठीक है, और सुमात्रा के कुछ पार्ट्स को जीत लिया था राजेंद्र प्रथम। तो ये चोला किंगडम के बारे में आपको पढ़ना है, एक बार नोट कर लो। ठीक है, अब पांड्यास के बारे में पढ़ लेते हैं। पांड्यास का अपना क्या चिन्ह था? फिश, यानी मछली। इनका चिन्ह क्या है? मछली है, ठीक है। इनकी राजधानी क्या है? मदुरई। और ये वही मदुरई है जहां पर फर्स्ट एंड थर्ड क्या हुआ है? संगम हुआ है। और फर्स्ट और थर्ड अगर उनकी कैपिटल में, ये इससे ये साबित हो जाता है कि संगम साहित्य को प्रोत्साहन देने वाले कौन थे? पांड्या रूलर्स थे, ठीक है, पांड्या रूलर्स थे। पांड्यास वर कॉन्स्टेंटली इन फाइट विद द चोलास। ये सेलोन जो है ये श्रीलंका है। However, it is never written that Pandyas ever won श्रीलंका। श्रीलंका वॉन करने का जो लिखा जाता है वो नॉर्मली चोलास का लिखा जाता है, राजेंद्र वन का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा पांड्यास के बारे में। अब संगम साहित्य हमने खत्म कर दिया। अब पहले अपन पढ़ेंगे गुप्ता साहित्य, गुप्ता के बारे में, गुप्ता एरा के बारे में पढ़ेंगे। दोबारा से चोला एम्पायर को पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री में, उसमें और डिटेल में चोलास को पढ़ेंगे, ठीक है। गुप्तास के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान करिए कि हमने यहां देखा था कि मगध एम्पायर क्षीण होता जा रहा था, टुकड़े बनते जा रहे थे मगध एम्पायर के। मौर्यंस तो यहाँ से जा चुके थे, पुष्यमित्र शुंगा आ चुका था, पुष्यमित्र शुंगा का भी साम्राज्य छोटा मोटा जो था बचा हुआ था, बाकी इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनते हुए जा रहे थे। अब इस जगह पे मगध में, एक नया साम्राज्य उभर करके आता है और उस साम्राज्य का नाम है गुप्त साम्राज्य। और वो अब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो गुप्ता एम्पायर जो है नॉर्मली 320 एडी से लेके 467 एडी तक माना जाता है। जो मौर्य एम्पायर है वो भी 320 बीसी में स्टार्ट हुआ था, और जस्ट उसके 320 एडी आप मानो, बीसी टू एडी करो तो गुप्ता एम्पायर आ जाता है, सेम प्लेस मगध में, ठीक है। इनका जो फाउंडर है वो है श्रीगुप्ता। श्रीगुप्त के साथ साथ एक नाम और आप पढ़ोगे, श्रीगुप्त एंड घटोत्कच। ये घटोत्कच वो जो भीम का पुत्र है उसकी बात नहीं हो रही है, वो तो एक पौराणिक कथा है। ये घटोत्कच जो इतिहास में नाम अपने को देखने को मिलता है, जो गुप्ता एम्पायर में श्रीगुप्ता के साथ साथ सुनने को मिलता है, वो है। तो ध्यान रखिएगा कि फाउंडर में कभी श्रीगुप्ता बोल दिया जाता है, कभी घटोत्कच बोल दिया जाता है। दोनों में से एक ऑप्शन आए तो आप देख लीजिएगा, तो श्रीगुप्ता को लगा दीजिएगा या घटोत्कच को लगा दीजिएगा फाउंडर में, ठीक है। अब वाई गुप्ता एम्पायर इज फेमस, गुप्ता के लिए क्यों फेमस है? देखो, गुप्त काल के अंदर बहुत सारी चीजें हुई।
फेमस क्यों है गुप्त काल, उसको गोल्डन काल क्यों बोला जाता है? एक तो ये है गोल्डन पीरियड फॉर संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत के बहुत लिटरेचर लिखे गए, गोल्डन पीरियड था, ठीक है। दूसरा, टेम्पल आर्ट अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच चुकी थी, यानी कि सबसे बेहतरीन टेम्पल्स जो बनाए गए वो गुप्त काल में बनाए गए, ठीक है। तो टेम्पल आर्ट जो है उसका क्लाइमैक्स आ चुका था। तीसरा, गुप्त काल के अंदर और क्या देखने को आपको मिलता है कि कंपाइलेशन ऑफ रामायण, महाभारत, पुराण, ये जो आप आज जो आपको जिस रूप में मिलती हैं वो उनका तो कंपाइलेशन है, लिखा गया रामायण, महाभारत और पुराण को गुप्त काल के अंदर लिखा गया। अब कई लोग ये बोलते हैं, इस पर कंट्रोवर्सी हो जाती है कि भाई रामायण महाभारत तो लिखी गई हैं, गुप्त काल में लिखी गई हैं, आप कैसे कह सकते हो कि राम जी तब हुए थे? इस कंट्रोवर्सी में अपन नहीं जाना है। संभवतः ऐसा हुआ होगा कि इससे पहले रामायण और महाभारत जो है उनको मौखिक रूप से बोला गया जाता रहा होगा और अच्छी तरीके से कंपाइल करके प्रिजर्व जो है वो गुप्त काल में रखा गया होगा, ठीक है। ऐसे ही जो पुराण है उनका जो कंपाइलेशन है, यानी जो लिखना है, वो हो सकता है गुप्त काल में हो, एग्जिस्ट हो सकता है पहले से, वर्ड टू वर्ड आदमी याद कर लेता होगा, लिखा पहली बार गया होगा। तो लेकिन अपने को तो इतिहास की तरीके से याद रखना है कि कंपाइलेशन ऑफ रामायण महाभारत पुराण इन द गुप्ता पीरियड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द गोल्डन पीरियड फॉर द संस्कृत लिटरेचर। और टेम्पल आर्किटेक्ट जो है वो तो अपने पीक पर था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा गुप्त काल के अंदर। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत अच्छी चीज होने लग गई थी कि नालंदा नाम की जो यूनिवर्सिटी है वो गुप्त काल के अंदर बनी। और गुप्त काल में किसने बनाई? कुमार गुप्त ने बनाई। तो ये ध्यान रखिएगा, हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी? कुमार गुप्ता। नालंदा यूनिवर्सिटी है कहाँ? बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई? कुमार गुप्त ने बनाई। एक ग्रेट मैथमेटिशियन हुए थे आर्यभट्ट, वो भी गुप्त काल के अंदर में हो रहे हैं। तो आप देखिए, मैथमेटिक्स, साइंस, संस्कृत, लिटरेचर, इन सब का विकास गुप्त काल के अंदर में हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गोल्डन पीरियड फॉर लिटरेचर डेवलपमेंट, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट एंड कल्चर जो है वो गुप्ता पीरियड है। अब आर्यभट्ट के बारे में सब जानते हो। अपनी जो पहली सैटेलाइट गई थी भारत की अंतरिक्ष में, उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर आर्यभट्टिया दिया गया था। आर्यभट्ट कौन थे? मैथमेटिशियंस थे, गणितज्ञ थे, गुप्त काल के अंदर में हुए थे। उन्होंने जीरो का आविष्कार करा था और पाई की वैल्यू निकाली थी। पाई की वैल्यू आप पढ़ते होगे ना मैथ के अंदर, पाई आपने पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड एज 3.141 या 22/7। ये पाई की वैल्यू जो है वो आर्यभट्ट ने निकाली थी। जीरो क्या होता है वो आर्यभट्ट ने बताया था। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, एक का नाम था आर्यभट्टिया, एक का नाम था सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत भी आर्यभट्टा ने लिखा था, ठीक है। कालिदास एक काफ़ी ग्रेट पोएट हुए थे, इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारे किताबें लिखी हैं। ये भी जो हैं गुप्त काल के अंदर में हुए थे। अब जब कालिदास की बात हुई है तो इनकी किताबें भी आप एक बार लिख लो। फेमस वर्क एक है अभिजात शकुंतलम, एक है मालविका अग्निमित्रम, एक है मेघदूत, एक है रघुवंशम, है ना। तो ये कुछ फेमस वर्क्स हैं फेमस पोएट कालिदास के, जो भी आपको याद रखना है एक बार आप नोट कर लो, ठीक है। एक बहुत अच्छे फिजिशियन हुए थे धन्वंतरी, वो धन्वंतरी भी
गुप्त काल के अंदर में हुए थे। फिर संस्कृत के लिटरेचर में मैंने जैसे कालिदास का नाम ले लिया, डांडी हो गया, विशाखा दत्त हो गया, शूद्रक हो गया, भैरवी हो गया, इन सब ने अलग अलग लिटरेचर्स लिखे हैं, बहुत शानदार लिटरेचर लिखे हैं, ये सब गुप्त काल के अंदर में हुए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार नोट कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो गुप्त काल के अंदर में होता है, शुरुआत तो कर दी श्रीगुप्त ने, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा निकल करके आ रहा है वो कौन निकल रहा है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। यहां से अपन पढ़ना शुरू करते हैं। 3 राजा सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, इनका ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त फर्स्ट का बाप परदादा जो भी कौन है? श्रीगुप्ता, ठीक है, जिसने फाउंड करा है इस डायनेस्टी। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है, इसने टाइटल अज्यूम करा महाराज अधिराज। महाराज अधिराज, ध्यान रखना इतिहास में 3 चंद्रगुप्त हुए हैं। एक चंद्रगुप्त तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, मौर्य वंश का, और बाकी के जो 2 चंद्रगुप्त हैं वो गुप्त काल के हैं। इनमें एक चंद्रगुप्त फर्स्ट है और एक चंद्रगुप्त द्वितीय है। हम चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि टाइटल अज्यूम करता है महाराज अधिराज। ठीक है, ये क्या करता है? अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए पॉलिटिकली एक शादी करता है कुमार देवी से, जो कि एक लिच्छावी प्रिंसेस थी। और कुमार देवी से शादी इसलिए करता है ताकि कुमार देवी के जो घर वाले हैं वो उसको पावर और पैसा दें, ताकि वो अपना साम्राज्य बढ़ा सके, और उसके बलबूते पे अपना साम्राज्य भी ये काफी बढ़ाता है। तो हु मैरिड कुमार देवी द लिच्छावी प्रिंसेस? चंद्रगुप्त फर्स्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर। ठीक है, अब इनका बेटा होता है, उसका नाम होता है समुद्रगुप्त। 335 AD से 375 AD के बीच। समुद्रगुप्त को क्यों याद रखते हो? समुद्रगुप्त को याद इसलिए रखते हो क्योंकि समुद्रगुप्त बहुत बड़ा वॉरियर था। ही वॉज कॉल्ड एज द नेपोलियन ऑफ द इंडिया। लिखा है क्या कहीं? नहीं लिखा तो मैं हाँ, ये रहा, देखो, इंडियन नेपोलियन। भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त। वाई? बिकॉज ऑफ हिज मिलिटरी एक्सपर्टाइज। इतना एक्सपर्ट था वॉरफेयर के अंदर, तो काफी युद्ध इसने जीते थे समुद्रगुप्त ने। ठीक है, समुद्रगुप्त का एक कोर्ट पोएट था जिसका नाम था हरिसेन। समुद्रगुप्त का एक कोर्ट पोएट है जिसका नाम है हरिसेन, और हरिसेन समुद्रगुप्त को क्या कहता है? दैट ही इज अ हीरो ऑफ द 100 बैटल। 100 ऐसे युद्ध हैं जिनमें विजयी बन के कौन निकल करके आया है? समुद्रगुप्त। कौन कहता है? हरिसेन कहता है, जो कि उसका कोर्ट पोएट है। हरिसेन जो है एक प्रशस्ति लिखता है। प्रशस्ति क्या होता है कि जब भी अपना राजा होता था उसको खुश करने के लिए उसके सम्मान में कई बार पत्थरों पे उत्कीर्ण कर दिया जाता था, लिख दिया जाता था, उसकी प्रशस्ति लिख दी जाती थी काव्य रूप में, या किसी किताब में लिख दी जाती थी, या किसी पिलर पे लिख दी जाती थी, उसको कहते थे प्रशस्ति। तो ऐसी एक प्रशस्ति प्रयागराज प्रशस्ति लिखता है समुद्रगुप्त के लिए हरिसेन। समुद्रगुप्त के टाइम में लिखी जाती है प्रयागराज प्रशस्ति, मगर राजा अपनी प्रशस्ति खुद थोड़ी लिखेगा, उसका कोर्ट पोएट लिखता है। तो कोर्ट पोएट कौन है? हरिसेन। हरिसेन रोट प्रयागराज प्रशस्ति फॉर समुद्रगुप्त। ठीक है, अब समुद्रगुप्त की एक बात और बताऊं मैं आपको, इसके जो सिक्के थे ना, उस पे ये ऐसा दिखाया गया है कि ये वीणा बजा रहा है। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन दैट समुद्रगुप्त वाज आल्सो अ म्यूजिशियन। ही प्लेज वीणा। वीणा बजाना जानता था समुद्रगुप्त, ऐसा अपन मान सकते हैं। ठीक है, और समुद्रगुप्त का बेटा कौन होता है? समुद्रगुप्त का बेटा बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, द मोस्ट फेमस कैरेक्टर ऑफ गुप्ता एम्पायर, और इसके बारे में आपने खूब कहानियां सुनी होंगी। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम, ध्यान से सुनना, चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य। कौन विक्रमादित्य?
विक्रमादित्य वही जिसके बारे में आपने कहानी पढ़ी है विक्रम और बेताल। विक्रमादित्य वही जिसके बारे में आपने टीवी सीरियल देखा है सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी करके सीरियल आता था और विक्रम बेताल करके सीरियल आता था। उनका जो मेन कोर हीरो है वो विक्रमादित्य है। और वो विक्रमादित्य उस उधर तो एक फिक्शियस कैरेक्टर बताया गया है, लेकिन रिजेंबल किससे करता है इतिहास के अंदर? चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त का विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य जो है वो क्यों फेमस है? चंद्रगुप्त क्यों फेमस है? बिकॉज ऑफ हिज वॉर अगेंस्ट द साका सत्रप्स ऑफ द वेस्टर्न। साकास जो हुआ करते थे वेस्ट एशिया में, वेस्ट इंडिया के अंदर, जिनको कभी सातवाहन गौतमीपुत्र सताकर्णी ने भी हराया था, उनको ये भी हराता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। ये सेकंड, फर्स्ट लिख रखा है, इसको सेकंड कर लो आप, है ना। साका सत्रप्स को ये भी हराता है और पूर्ण रूप से उनके जो टेरर है उनको हरा देता है। तो एक माइटी किंग निकल करके आता है। ये अपनी जो कैपिटल है एक नई कैपिटल बनाता है, न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल कहां बना रहा है ये? उज्जैन में। और आप देखोगे टीवी सीरियल्स के अंदर भी यही बताया जाता है कि उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य बड़ा प्रतापी था। इतिहास में क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी एक नई कैपिटल और बनाता है, एडिशनल कैपिटल, जिसका नाम उज्जैन होता है। और वाई ही वॉज फेमस? बिकॉज ही डिफीटेड साका सत्रप्स ऑफ द वेस्टर्न्स। ठीक है, इसके टाइम में चाइनीज ट्रेवलर आता है जिसका नाम होता है फाहीन। ये पूछा जाता है कि फाहीन किसके राजकाल में निकल करके आया था, मतलब चाइना से भारत में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकाल में फाहीन आया था, भारत में विजिट करा था उसने। ठीक है, चाइनीज पिलग्रिमेज था फाहीन। ठीक है, तो एक तो इसका ध्यान रखना है आपको। उसके कोर्ट के अंदर में नवरत्न हुआ करते थे। अब आप बोलोगे सर ये नवरत्न तो अकबर के कोर्ट में भी हुआ करते थे, रहते थे, लेकिन उससे पहले नवरत्न जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कोर्ट में भी रहते थे। अलग अलग 9 स्कॉलर्स रहा करते थे। कौन से 9 स्कॉलर्स थे अभी अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इन 9 स्कॉलर्स में से सबसे फेमस थे कालिदास, जिनके बारे में अपन ने पढ़ा, जिन्होंने किताब लिखी अभिजात शकुंतलम, जिन्होंने किताब लिखी मेघदूत, जिन्होंने किताब लिखी मालविका अग्निमित्रम, जिन्होंने किताब लिखी रघुवंशम, और भी बहुत सारी किताबें मुझे याद भी नहीं आ रही होंगी, इतनी सारी किताबें। ठीक है, तो ये कालिदास भी किसके कोर्ट पोएट थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के थे। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो ये 9 वो लोग हैं जो कि विक्रमादित्य के कोर्ट में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के कोर्ट में थे, और बड़े अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस थे। एक बार देखो, सबसे पहले तो कालिदास की बात करो, पोएट्री में बहुत ज़्यादा फेमस थे, किताबें में लिखी है, अभिजात शकुंतलम, मेघदूतम, ये तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका। और कौन था? एक अमर सिम्हा थे। पूछा जा सकता है इनमें से कि अमर सिम्हा किसके कोर्ट में थे, तो भैया चंद्रगुप्त द्वितीय। ये लेक्सिकोग्राफी के लिए फेमस थे। लेक्सिकोग्राफी का मतलब क्या है? लेक्सिकोग्राफी का मतलब ये है कि डिक्शनरी, इन्होंने ग्लॉसरी ऑफ डिक्शनरी बनाई थी, जिनको नाम है अमरकोश था। ठीक है, फिर वराहमिहिर थे। वराहमिहिर एस्ट्रोलॉजर थे, इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था बृहद संहिता बाय वराहमिहिर, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। फिर है वारारुचि, ये ग्रामर लिखते हैं, और इन्होंने क्या लिखी? व्याकरण संस्कृत में लिखी। अब देखो संस्कृत कितनी फेमस हो रही है उस टाइम पे, एक तो वैदिक काल में हुई थी और एक इस काल में हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द गोल्डन पीरियड फॉर द संस्कृत लिटरेचर एज वेल। फिर एक आए हैं शंकु आर्किटेक्ट थे, और अपने काम से रिलेटेड ही उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था शिल्प सूत्र। फिर वेताल भट्ट, ये जादू करते थे, इन्होंने लिखी मंत्र शास्त्र। अब देखो कहीं ना कहीं आपको बताऊं, विक्रम और वेताल आपने पढ़ा है, और यहां पर इनका कोर्ट पोएट कौन है? वेताल भट्ट। और कौन है? मैजिशियन है, क्या किताब लिखता है? मंत्र शास्त्र लिखता है। ठीक है, तो ये चीजें क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको चीजें कोरिलेट हो सकें, याद हो सकें। ठीक है, फिर धन्वंतरी,
मेडिसिन के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते थे, इन्होंने आयुर्वेद पे किताब लिखी थी। फिर एक कहाँ पनका थे जो कि एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष शास्त्र इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि भाई ये जो है, अच्छा एक पॉइंट रहेगा इनके, हरिसेन। अब आप बोलोगे साहब हरिसेन यहाँ क्या कर रहा है? हरिसेन तो कोर्ट पोएट था समुद्रगुप्त का। अरे हाँ भाई, समुद्रगुप्त का ही कोर्ट पोएट था, लेकिन समुद्रगुप्त के जाने के बाद जब चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना तब भी वो उसके कोर्ट में मौजूद था, इसलिए ही वॉज ऑल्सो अ कोर्ट पोएट इन द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य। बट प्राइमरली ही वॉज, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आपको समुद्रगुप्त पर ही टिक लगाना है। ठीक है, तो एक बार आप इनको नोट करो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कुमारगुप्त की, 514 एडी से लेके 445 एडी तक। देखो अब गुप्त पीरियड अंत की तरफ बढ़ने लग गया है। कुमारगुप्त आएगा, फिर स्कंदगुप्त आएगा, बस इतने ही अपने को राजा याद करने हैं, बाकी के फिर वीक सक्सेसर्स होते थे। ठीक है, कुमारगुप्त फेमस क्यों है? कुमारगुप्त फेमस क्यों है? क्योंकि इसके पीरियड में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी काफी ज्यादा थी, कोई अटैक्स ऐसे नहीं हुए, कोई लड़ाइयाँ ऐसी नहीं हुई। दैट्स वाई पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए कुमारगुप्त का पीरियड जाना जाता है। कुमारगुप्त ही क्या बना देता है? एक यूनिवर्सिटी बनाता है जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है कुमारगुप्त। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कुमारगुप्त के बारे में। ठीक है, एक बार नोट कर लो आप। देखो मैंने यहाँ सब लिखा हुआ भी, ही वाज द फाउंडर ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। कौन? कुमारगुप्त। इसके दौरान हुनास का इन्वेजन होता है, लेकिन वो मैनेज कर लेता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का बेटा बनता है स्कंदगुप्त। यहां तक अपने को पढ़ना है। कुमारगुप्त का बेटा कौन बनता है? स्कंदगुप्त। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा गुप्त काल के अंदर प्रशासन की क्या व्यवस्था थी, वो वैसे तो बहुत डिटेल्ड है व्यवस्था, लेकिन अपने को सीयूईटी पर्पज से बहुत लिमिटेड चीज़ याद रखनी है। एक चीज़ तो ये, एक बहुत पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गई थी, जिसका नाम था कुमार अमात्य। कुमार अमात्य। अमात्य वैसे भी वो होते थे जो मंत्री परिषद के अंदर में आते थे। ये तो मगध एम्पायर से अपन पढ़ रहे हैं, मौर्य एम्पायर से पढ़ रहे हैं। कुमार अमात्य का मतलब ये होता था कि वो राजा या वो प्रिंस जो कि उस मंत्रिमंडल के अंदर में है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता था, उसको कुमार अमात्य बोलते थे। यानी है तो प्रिंस और मंत्रिमंडल में भी है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज कुमार अमात्य। एक नाम आप सुनोगे भुक्ति, जो आपके सूबे हुआ करते थे, यानी प्रदेश। देश के अंदर छोटे छोटे जो प्रदेश होते थे, सूबे होते थे, उनको भुक्ति बोला करते थे। और उन भुक्ति के अंदर छोटे छोटे जिले हुआ करते थे। प्रदेशों के अंदर जिले हुआ करते थे, जिनको आज आप डिस्ट्रिक्ट बोलते हो। उनको उस समय क्या बोला जाता था? विषय। उनको उस समय क्या बोला जाता था? विषय। विषय क्या होती थी? डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट को जो हेड करता था उसको कहा जाता था विषयपति। क्या बोला जाता था? विषयपति। अब जब विषयपति विषय को हेड करता है डिस्ट्रिक्ट को, तो सूबे को हेड करने वाला यानी भुक्ति को हेड करने वाला, उसका नाम क्या था? उपरिका। उपरिका जो कि प्रदेश को हेड करता है, भुक्ति को हेड करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये चीज याद रखिएगा, व्हाट इज कॉल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ द एंशिएंट इंडिया। ये मैंने आपको बता ही दिया। गोल्डन एज का जहां नाम आ जाए, दैट इज गुप्ता पीरियड। ठीक है, एक बार नोट करो आप इन्हें। अब बात करेंगे अपन पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे के अंदर। पोस्ट गुप्ता पीरियड में जब गुप्ताज का राज चला जाता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो एक नया साम्राज्य 600 एडी के अंदर उदय होता है, जिसका नाम होता है वर्धान डायनेसिटी या पुष्यभूति डायनेसिटी। नॉर्थ इंडिया में गुप्ताज के जाने के बाद नया राजवंश बनता है, जिसका नाम है पुष्यभूति राजवंश। क्या नाम है? पुष्यभूति राजवंश। क्योंकि पुष्यभूति इसका फाउंडर है, राजा का नाम भी पुष्यभूति है। अब पुष्यभूति के बारे में आप ज़्यादा जानते नहीं हो, सिवाय इतना कि इसकी जो कैपिटल है वो कौन है? थानेश्वर। थानेश्वर वर्तमान में कहाँ है? हरियाणा। अब देखो, कहाँ तो राज कर रहे थे मगध बिहार से, अब राज कहाँ हो रहा है? हरियाणा से। ठीक है, पुष्यभूति साम्राज्य। सबसे इंपॉर्टेंट राजा
जो निकल करके आते हैं वो एक तो निकलता है प्रभाकर वर्धन, एक तो निकलता है प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन का बाद जो इंपॉर्टेंट राजा बनता है वो बनता है हर्षवर्धन। कहाँ है? हर्षवर्धन। पूरे इतिहास के अंदर अगर आप देखोगे कि सबसे बड़ा हीरो, अगर आप हर्षवर्धन की कहानी पढ़ो ना तो आपको पता चलेगा कि रियल टाइम हीरो कौन होता है, रियल में हीरो कौन होता है, दैट इज द हर्षवर्धन। सो मच स्ट्रगल इन हिज लाइफ। ये शायद 16 या 17 साल का था जब इसको राजा बनना पड़ गया था, अपने हाथ में सारी कमान लेनी पड़ गई थी, क्योंकि प्रभाकर वर्धन की डेथ के बाद इनका बड़ा बेटा राज्यवर्धन राजा बनता है। राज्यवर्धन को धोखे से बंगाल के का एक राजा मार देता है, इसकी बहन का अपहरण कर लिया जाता है, इसका राज्य छीन लिया जाता है, एंड देन ही फाउंडेड हिज आर्मी टू टेक द रिवेंज, और फिर उन सब से बदला लेता है, बाप का, बेटे का, वो जो पूरी कहानी है ना, वो पूरा बदला कौन लेता है? हर्षवर्धन लेता है। 16 साल का लड़का, ठीक है। तो अगर सबसे जो इंस्पायरिंग पर्सन लगता है मोटिवेट रहने के लिए कि अपने जीवन के अंदर आदमी को मोटिवेट रहना चाहिए, हार कभी नहीं माननी चाहिए, तो वो हर्षवर्धन की कहानी जरूर पढ़े, ठीक है। हर्षवर्धन राजा बनता है, काफ़ी फेमस राजा बनता है पुष्यभूति डायनेस्टी का, जिसकी कैपिटल थानेश्वर है, और वो अपनी कैपिटल को यहाँ से शिफ्ट करता है हरियाणा से, और कहाँ ले आता है? कन्नौज ले आता है। कन्नौज कहाँ है? यूपी में ले आता है। कन्नौज कहाँ है? यूपी में। यूपी में लेकर के आ जाता है। इसके टाइम पर भी एक चाइनीज पिलग्रिम विजिट करता है भारत के अंदर, और उसका नाम होता है ह्यून टी सेंग। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा, जैसे फाहिन पूछा जाता है तो फाहिन चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था, तो ह्यून टी सेंग कब आता है? वो हर्षवर्धन के टाइम में आता है। मैं तो ऐसे याद रखता था, एच से ह्यून टी सेंग और एच से ही हर्षवर्धन। ठीक है, इसके काल में आया था। ये बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करता था। कौन होता था? ये बुद्धिस्ट हुआ करता था। जो ये पुष्यभूति डायनेस्टी का हर्षवर्धन है, ये नालंदा में एक मोनेस्ट्री भी बनाता है। नालंदा में एक मोनेस्ट्री। अब देखो, नालंदा में मोनेस्ट्री कौन बना रहा है? हर्षवर्धन। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? कुमारगुप्त ने बनाई थी। ठीक है। हर्षवर्धन का एक कोर्ट पोएट आता है जिसका नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट 2 किताब लिखता है, एक का नाम है हर्ष चरित्र, एक का नाम है कादंबरी। सो हु रोट हर्ष चरित्र एंड कादंबरी? इट इज रिटन बाय द बाणभट्ट। बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है। हर्षवर्धन हिमसेल्फ वॉज अ पोएट। हर्षवर्धन खुद भी कुछ किताबें लिखता है। वो कौन सी लिखता है? हर्षवर्धन खुद कौन सी किताबें लिख रहा है? एक का नाम है रत्नावली, एक का नाम है नागानंदा, एक का नाम है प्रियदर्शिका। ये 3 किताबें जो हैं हर्षवर्धन द्वारा खुद लिखी जाती हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों को आप याद रखिएगा, बाणभट्ट को और हर्ष को। ठीक है, एक बार इनको आप नोट करो। ठीक है, आज के लेक्चर में जितना अपने को पढ़ना था अपन ने पढ़ लिया। जाने से पहले देखते हैं आपने कितना याद कर रखा है। एक बार मैं कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे। तो मेरा सवाल है, बताइए, विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन टाइम्स ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय? वही चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य था। ऑप्शन है
मेगस्थीन्स, दूसरा इब्न बतूता, तीसरा ह्यून टी सेंग, चौथा फाहिम। जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है फाहिम। क्या है सही आंसर? फाहिम। क्योंकि ह्यून टी सेंग तो किसके टाइम में आता है? हर्षवर्धन के टाइम में आता है। मेगस्थीन्स जो है वो मौर्य साम्राज्य के आसपास का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आपको। और ये इब्न बतूता तो इसका आंसर है ही नहीं, क्योंकि ये आगे जब आप विजयनगर किंगडम वगैरह पढ़ोगे तब ये आएगा इब्न बतूता। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। एक सवाल और पूछता हूँ आपसे, चलो। Who wrote मालविका अग्निमित्रम? ए कालिदास, बी वराह मेहर, सी आर्यभट्ट, डी दांडी। बताओगे? तो आप सब इसका आंसर जानते हैं, इट इज रिटन बाय कालिदास। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आपके सीयूईटी के एग्जाम में आ सकते हैं। इनको आप ढंग से रिवाइज करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।